सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों फाइनली आज हम लोग लगभग 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। तो बच्चों जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पे, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन पे और कुछ लिम्फोइड सिस्टम, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो शुरू करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। तो एक्टिव इम्यूनिटी में बच्चों एक्चुअली होता क्या है, होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन। ठीक है, किसी एंटीजन से एक होस्ट एक्सपोज होता है, मतलब उसकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है। अब ये एंटीजन हो सकता है एक लिविंग फॉर्म में हो या फिर एक डेड माइक्रोब हो। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन। ठीक है, एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स। ठीक है, अब क्या होता है जब एंटीजन, एग्जाम्पल मेरा लेके चलो, मेरी बॉडी में कोई भी लिविंग या डेड माइक्रोब एंटर कर गया तो वो एज अ फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो मेरी बॉडी उसको क्या कंसिडर करेगी, ये एक फॉरेन एंटीजन है। तो मेरी बॉडी उस चीज़ को लेके रिएक्ट करना शुरू करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा है, जब एक होस्ट एक्सपोज हो गया एंटीजन से एक लिविंग फॉर्म में या फिर डेड माइक्रोब्स की फॉर्म में या कुछ अदर प्रोटीन्स, ठीक है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लग गई मेरी बॉडी में, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का एक्सपोजर हुआ एंटीजन से। ठीक है, अब हमारी बॉडी को लगा कि ये तो कुछ अलग सी चीज़ आ गई, तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट करती है जिसके अंदर उस फॉरेन पार्टिकल या उस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। समझ गए? उसके नीचे लिखा है मैंने, स्लो एंड टेक्स टाइम फॉर द फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब एक्टिव इम्यूनिटी एक स्लो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, मतलब टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को होने में। इंजेक्टिंग माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन, उसी को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। या तो मैं माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर दूं, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, मैंने तुम्हारी बॉडी में लिविंग या डेड माइक्रोब्स या वीकेंड माइक्रोब्स मैंने एंटर करवा दिए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, वो भी एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। देखो, ठीक है, तो इंजेक्टिंग माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। अब देखो, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरली क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो मतलब हमारी बॉडी कोई ना कोई ऐसे फॉरेन एंटीजन से एक्सपोज हो गई जिसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब देखो बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स, और इसी को ही पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी में जो हमारी बॉडी थी वो बहुत सारे एंटीजन से एक्सपोज हो रही थी। हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर हो रहा था और फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ही दे दी जाती है, मतलब उसकी बॉडी एंटीजन के एक्सपोज होने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे इतना वक्त नहीं लेती है। ठीक है, तो ये हो गई पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, कोलोस्ट्रम येलो फ्लूइड IgA एंटीबॉडी। वो छोटी क्लास में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमारी जो मदर मिल्क होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कोलोस्ट्रम, जो कि येलो फ्लूइड होता है, और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है क्योंकि इसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। फीटस रिसीव्स सम एंटीबॉडी फ्रॉम प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ एंटीबॉडीज और भी लेता है। ठीक है, जैसे सुना होगा IgG एंटीबॉडी। ठीक है, वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है ना। तो ये पूरा हो गया पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से मैं शुरू करती हूँ। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये किसका प्रिंसिपल है कि ये मेमोरी डेवलप करता है। ठीक है, और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जिस तरीके से हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, है ना, कुछ आप उसी से रिलेट कर सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराए जाते हैं इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन।
ठीक है। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं वैक्सीन के थ्रू, ठीक है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर देती है और फिर उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है ऑल्सो जनरेट मेमोरी, बी एंड टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी जब तुम्हें वैक्सीन लगती है, बच्चों को वैक्सीन लगते हुए देखा होगा, तो कई बार उनको बुखार आ जाता है, ठीक है। तो वो बुखार एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, हमारे जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। तो जिस वजह से बुखार आता है, वीकनेस आ सकती है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये किसका कंसेप्ट है, ये वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब इम्यूनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमें डायरेक्टली सीधा सीधा एंटीबॉडीज़ ही दे दी जाती है, ठीक है। ये किस केस में होता है, टिटनस, उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ही पेशेंट को दे दी जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ तो स्नेक बाइट के केसेस में, ठीक है, तो उसमें भी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ पेशेंट को दे दी जाती है, जो कि किसके अगेंस्ट होती है, स्नेक वेनम के अगेंस्ट होती है। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन हमारी बॉडी में जा रहा है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है और फिर वो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब एक बार वैक्सीन लग गई, ठीक है, तुम्हें भी तो लगी होगी बचपन में वैक्सीन, तो एक बार वो वैक्सीन लग गई, जैसे हेपेटाइटिस की लगती है, पोलियो की लगती है नहीं लगती, तो वो क्यों लगाई जाती है, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर पैथोजन को लेके मेमोरी डेवलप कर दी जाए, ठीक है। और जब वो मेमोरी डेवलप हो जाती है तो आगे फ्यूचर में अगर तुम्हारी बॉडी सेम पैथोजन से एक्सपोज होती है तो तुम्हारी बॉडी को ऑलरेडी पता होगा, उसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और फिर वो इतनी मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कर देगी कि तुम उस चीज़ से बच जाओगे। ये एक वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म मान लो। लेकिन इम्यूनाइजेशन एक होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, कि एंटीबॉडीज ही दे दी हमने, ठीक है। टिटनेस है, अब स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट में तो बहुत इमरजेंसी केस है, उसमें हम वेट थोड़ी ना कर सकते हैं, जहर पूरी बॉडी में फैल गया है, तो उस केस में हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं एंटी स्नेक वेनम के रिस्पॉन्स में। देखो मैंने वैक्सीनेशन तो यहाँ पे लिखा था, इम्यूनाइजेशन नहीं लिखा है, क्योंकि ये सेम तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो और मुझे नहीं लगता इम्यूनाइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने तुम्हें थोरोली बता दिया, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, इम्यूनाइजेशन में एनसीईआरटी ने ये लाइन मेंशन करी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है बच्चों। तो उसने क्या किया, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, उनका प्रोडक्शन किया, किसमें, बैक्टीरिया और यीस्ट में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हेपेटाइटिस बी, जो वैक्सीन है वो यीस्ट से प्रोड्यूस की गई है। बहुत बार नीट में इस पे क्वेश्चन आया है, जस्ट रिमेंबर दिस एंड लर्न दिस। आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट चीज़ आती है एलर्जी। ये भी एनसीईआरटी में क्लियरली पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन किया गया है एलर्जीज़ के बारे में। तो देखो मैं पूरा तो नहीं लिख सकती एनसीईआरटी से, पर तुम्हें रीड ज़रूर करवा सकती हूँ। उसके अंदर ऐसे लिखा था, व्हेन यू हैव गोन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, wheezing for no explained reason, and when you went away from that place then the symptoms disappear। कभी कभी ऐसा होता होगा, तुम किसी जगह जाते होगे, कोई बहुत मिट्टी वाली जगह, और वहाँ पे है ना तुम्हें छींक आना शुरू हो जाती है, तुम्हारी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और जैसे ही तुम उस पर्टिकुलर जगह से जाते हो, ठीक है, तो तुम्हारे सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। तो ये क्या है, ये एलर्जी है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलर्जी बोलते हैं। अब ये एलर्जी हो सकता है किसी पॉलन से हो, डस्ट से हो, या फिर एनिमल डेंडर से हो, ठीक है। तो ये जो पॉलन है, डस्ट पार्टिकल है, एनिमल डेंडर है, ये सभी क्या है, एलर्जेंस, ठीक है। और ये एलर्जेंस क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा
किसी भी चीज़ को लेके हमारी बॉडी अगर रिस्पॉन्स कर रही है किसी भी एलर्जन को लेके, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, एलर्जी। अब एलर्जी किससे होती है, देखो हमारी बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जब वो एलर्जी की वजह से मास्ट सेल बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसमें से दो केमिकल्स निकलते हैं जिसे बोला जाता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। लिखा हुआ एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन कराई, और हो सकता है एग्जाम में भी पूछ ले, नीट के पर्पज से भी और बोर्ड्स के पर्पज से भी। सो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। अब बेटा डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन से, ठीक है। जो भी टेस्ट करता है एलर्जी का, तो उस पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन से इंजेक्ट किया जाता है, और फिर जो रिएक्शन होती है उसको नोट किया जाता है। अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं इसके ड्रग्स की बात करूँ तो एंटी हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, बहुत सारी स्टीरॉयड ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है, समझ गए। उसके बाद एक लाइन और मेंशन करी है एनसीईआरटी ने, वो लाइन क्या है कि आजकल का टाइम ऐसा है, मेट्रो सिटीज़ वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, अस्थमा है या फिर नॉर्मलिस टाइप की एलर्जीज़ हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनवायरनमेंट में रखा गया है, ठीक है। पुराने जो हमारे मम्मी पापा के टाइम, या शायद तुम लोग भी जब छोटे छोटे होंगे तो ठीक है, हम लोग बाहर खेलते रहते थे, मिट्टी में खेलते रहते थे, तो हमारी बॉडी उस चीज़ में स्ट्रांग हुई है, ठीक है। पहले के बच्चे इन टाइप की एलर्जी से बचे हुए हैं। ये एलर्जीज अब दिखने लगी है, इस जनरेशन में दिखने लगी है, क्योंकि आजकल मेट्रो सिटीज़ में बच्चों को इतना एक्सपोज नहीं किया जाता, मतलब उतना खेल नहीं है, मिट्टी में खेलना, ठीक है, तालाब में जाना, तो ये सब पहले की लाइफस्टाइल थी जो कि बहुत अच्छी थी। तो इसलिए इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं रखना चाहिए अपने बच्चे को कि वो नीचे ना खेले, ठीक है, या फिर वो बाहर ना जाए, वो इन चीज़ों से एक्सपोज ना हो। लेट देम प्ले, ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। बात करती हूँ ऑटो इम्यूनिटी की। अब जो ऑटो इम्यूनिटी है, देखो नाम से पता चल रहा है, ऑटो खुद की इम्यूनिटी, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी जो खुद की बॉडी होती है वो हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, मतलब हमारे ही एंटीजन के खिलाफ हमारी ही एंटीबॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। ऐसा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में देखा गया है, जिसमें से एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेटा हमारी बॉडी की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की है कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे सेल्स कौन से हैं, मतलब हमारी बॉडी के एंटीजेंस कौन से हैं, हमारे अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, ठीक है, और वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकती है नॉन सेल्फ और सेल्फ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ में। लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमारी खुद की ही बॉडी हमारे खुद के ही सेल्स को मारने लग जाती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बताया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स की मैं बात करूँ तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है, किसका, लिम्फोसाइट्स का, मतलब लिम्फोसाइट मैच्योर भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और प्रोलिफरेशन भी होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं बोन मैरो और थाइमस। यहाँ पे क्या होता है, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट है वो डिफरेंशिएट होती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मैच्योरेशन प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। और अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं, तो वो है बोन मैरो और थाइमस। यहाँ पे क्या होता है, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट होते हैं एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स के अंदर। चलो आगे देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर आते हैं स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर होने के बाद, ठीक है, कहाँ माइग्रेट करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जो कि कौन कौन से हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। अब देखो इट प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, इंटरेक्शन के लिए इनको साइट प्रोवाइड करता है,
ठीक है। यहाँ पे लिम्फोसाइट इंटरैक्ट कर सकते हैं एंटीजन से, ठीक है, और फिर उसके बाद ये प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, और प्रोलिफरेट करके क्या बन जाते हैं, इफेक्टर सेल्स। क्या तुम इतना समझ चुके हो? चलो आगे देखते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली हर चीज़ की बात करूं तो आता है बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है बच्चों, एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पे क्या होता है, ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो के अंदर सभी ब्लड सेल्स, इसमें लिम्फोसाइट्स भी इंक्लूडेड हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद बात आती है थाइमस की। तो थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है इसकी, नियर द हार्ट एंड बीनेथ द ब्रेस्ट। इसको तो स्टार कर लो, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बोन मैरो और थाइमस मिलके क्या करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो और थाइमस मिलके डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन करते हैं टी लिम्फोसाइट का। बात करूँ स्प्लीन की, तो स्प्लीन है लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होती हैं। स्प्लीन है वो फिल्टर करता है ब्लड को। क्या करता है बच्चों, स्प्लीन है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब देखो, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, लिखा है मैंने यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, ठीक है। और स्प्लीन को क्या बोला गया है, लार्ज रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। स्प्लीन इज लार्ज रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब देखो, ये जो फिल्टर ब्लड है ना, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करता है, ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो फंक्शन है वो ब्लड को फिल्टर करना है। और इसको क्या बोला गया है, रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। अपने नोट्स में ऐड कर लेना है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं माल्ट के बारे में, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या करता है, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसकी लोकेशन होती है विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, जो कि कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी, यूरोजेनाइटल, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बच्चों प्लीज़ मेरी राइटिंग में मत जाना, क्योंकि बहुत देर हो गई है, मैंने मेरी रूममेट को बाहर निकाल रखा था। अब वो कितनी देर से गेट बजा रही है कि मुझे अंदर आना है, ठीक है। पीजी में वीडियो बनाना कोई महाभारत से कम नहीं होती, पर फिर भी क्योंकि तुम लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो और मुझे तुम लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो ठीक है, इसलिए मैं सोचती हूँ यार ठीक है, 1-1.5 घंटे की बात है ना। तो आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। खैर मार्च समझ आ गया, इसको पॉज करके तुम लोग एक बार नोट कर लेना, ठीक है। बाकी आगे इसके आगे आता है एड्स और कैंसर, उसके लिए दोनों के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया हो, ठीक है, और मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, ठीक है, अच्छे सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा जो शौक़ है वो और बच्चों तक भी पहुँचे और मैं भी अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करती जाऊँ। थैंक यू सो मच।